इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ एक काफी सफल सूचना युद्ध छेड़ रहा है, जिसमें वो फूट डाल रहा है। और जो हमने देखा है वो ये है कि जैसे जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को कमज़ोर किया गया है, उसने अपने खिलाफ युद्ध को अवैध ठहराने के लिए अपनी सूचना अभियानों को और तेज कर दिया है। वे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हमारे सूचना परिवेश को खुलकर प्रभावित करने में सक्षम हैं। जय नेस्तर एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो उस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए वास्तव में एक विशेषज्ञ हैं, जिसकी शो में कई बार चर्चा हुई है। इन्होंने सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है उसकी बारीकियों को समझा है। तो मैं आज के हमारे मेहमान ट्रैविस हॉली का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आपको उनका पूरा परिचय पढ़कर सुनाऊंगी। मुझे लगता है कि दिखाना जरूरी है कि इन्हें जमीन पर क्या हो रहा है इसकी गहरी जानकारी है। हम देख रहे हैं कि डिजिटल और सोशल मीडिया के पैटर्न्स मुख्य धारा मीडिया और बढ़ा देती है। जैसा हमने कहा, ट्रैविस हॉली, माफ कीजिए, ट्रैविस हॉली वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं। वो एनएसए में एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी थे, हिब्रू भाषा के अनुवादक और सेंटकॉम में क्षेत्रीय मीडिया विश्लेषक भी थे। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है। और निश्चित रूप से, जैसा कि हम उनकी बातों से देखेंगे, उनका करियर वास्तव में इंटेलिजेंस और मीडिया विश्लेषण, साथ ही साइबर रिसर्च और खोजी पत्रकारिता के संगम पर स्थित है। उन्होंने सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में मीडिया और सोशल मीडिया विश्लेषण का नेतृत्व किया है, जिस पर वे आज भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें 2 अलग-अलग साइबर सुरक्षा कंपनियों में मीडिया निदेशक के रूप में सेवा देना भी शामिल है। हम जानते हैं कि वो शैडोग्राफ इंटेलिजेंस के संस्थापक हैं, जहां वे उग्रवाद, विदेशी प्रभाव अभियान और समन्वित अप्रामाणिक व्यवहार की जांच करते हैं। फिर से हम आज इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही गुमनाम ऑनलाइन एक्टर्स के बारे में भी, जैसे कि वे सारे बॉट्स जो आप अपनी कमेंट सेक्शन में देखते हैं, और उनके चारों ओर बने जटिल डिजिटल नेटवर्क्स के बारे में भी। तो हॉली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और नैरेटिव इंटेलिजेंस तरीकों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर छिपे हुए तत्व की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन इकोसिस्टम्स को मैप करने और जटिल डिजिटल सबूतों को ऐसी चीज में बदलने के लिए जिसे आप या मैं समझ सकें। तो बिना किसी देरी के ट्रैविस, मैं आपको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और जो कुछ हो रहा है उस पर रोशनी डालने के लिए भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एमिली। तो मैं शुरुआत में दर्शकों को थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, जो शायद सूचना युद्ध को इतनी करीब से नहीं देख रहे हैं। मेरा मतलब है, सूचना युद्ध क्या है। आज हम सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, खासकर ईरान युद्ध के संदर्भ में। हाँ, मेरी राय में सूचना युद्ध ही असली युद्ध है। हम जो समझते हैं वो ये है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में असफल रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध में अपनी रक्षा करने में असफल रहा है। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पश्चिम, इजराइल और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक बहुत सफल सूचना युद्ध लड़ रहा है। इन दोनों देशों में जहां पहले से ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य कई स्तरों पर दरारें हैं, वहां विभाजन को और बढ़ाकर, और जो हमने देखा है वो ये है कि जैसे जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को कमजोर किया गया है, हवाई रक्षा, वायुसेना, नौसेना के मामले में इसने केवल अपने सूचना अभियानों को और तेज कर दिया है, ताकि इसके खिलाफ चल रहे युद्ध को नाजायज बताया जा सके। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? इसमें कौन कौन से राज्य से जुड़े पक्ष शामिल हैं? क्या इसमें ज्यादातर देश शामिल हैं? क्या ये बॉट्स हैं? क्या ये इन्फ्लुएंसर्स हैं? क्या ये मीडिया है? तो इसका जवाब है, ये सभी शामिल हैं। तो असल में इसमें एक इकोसिस्टम है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आधिकारिक, अर्ध-आधिकारिक, अनौपचारिक, राज्य, अर्ध-राज्य, राज्य संबंधित सभी शामिल हैं। ऐसे कई तरह के लोग हैं जो सूचना युद्ध छेड़ते हैं, जो असल में संज्ञानात्मक युद्ध का ही एक हिस्सा है। और आप प्रेस टीवी का जिक्र कर सकते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मीडिया है, प्रेस टीवी, तस्नीम न्यूज़। आप IRIB का भी जिक्र कर सकते हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक का प्रचार तंत्र है। आप उनके साइबर एक्टर्स का भी जिक्र कर सकते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट ने खुद हैकिंग ग्रुप्स जो राज्य और अर्ध राज्य दोनों हो सकते हैं और साथ ही इन्फ्लुएंसर्स और बॉट्स द्वारा साइबर सक्षम प्रभाव अभियानों के बारे में थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जारी की हैं। असल में ये सभी एक साथ मिलकर पश्चिम में किसी न किसी तरह के संज्ञानात्मक बदलाव को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वे पूरी तरह से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राज्य या राष्ट्र राज्य स्तर पर आधिकारिक पक्ष आमतौर पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा तालमेल में काम करते हैं, लेकिन जब बात उन चीजों की आती है जैसे कि आप जानते हैं प्रभावशाली लोग, अनजाने में उनके काम आने वाले लोग और बॉट्स वगैरह, तो यह थोड़ा कम समन्वित होता है। लेकिन आखिरकार उनका उद्देश्य एक ही होता है और वो है पश्चिम को निरुत्साहित करना, यानी और अधिक राजनीतिक और सामाजिक दरारें पैदा करना। जब वे ऐसा करते हैं, चाहे तालमेल से करें या नहीं, यह काफी प्रभावी होता है। हम कुछ नवाचार देख रहे हैं, मुझे यह स्वीकार करना अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस आतंकवादी शासन की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन वे वास्तविक समय में सूचना युद्ध में नवाचार कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर ऐसे अभियान चला रहे हैं जो रूस भी प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो हम संज्ञानात्मक युद्ध के क्षेत्र में एक बहुत ही खतरनाक समय में हैं। क्या आप उन चीजों के एक दो उदाहरण दे सकती हैं ताकि लोग समझ सकें कि सूचना युद्ध या अप्रामाणिक व्यवहार जैसे शब्दों का क्या अर्थ है और वो असल में कैसा दिखता है? पिछले कुछ महीनों में हमने कौन-कौन से नैरेटिव देखी हैं जिन्हें शासन ने बढ़ावा दिया है? हाँ, मैं दो बहुत प्रभावशाली उदाहरण देना चाहता हूँ। उनमें से एक है लेगो एनिमेशन। एक संगठन है जिसका नाम एक्सप्लोसिव मीडिया है, जो एक्स पर वायरल हो गया था और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी इसकी मौजूदगी है। और वे एआई लेगो एनिमेशन बना रहे हैं जो म्यूजिक वीडियो को दर्शाते हैं, फिर से लेगो कैरेक्टर्स, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। और वे रैप वीडियो बना रहे हैं, एआई जनरेटेड रैप वीडियोस। तो विजुअल्स और ऑडियो दोनों ही एआई जनरेटेड हैं। इन वीडियो में वे सच में विभाजन फैला रहे हैं और ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ नैरेटिव बढ़ा रहे हैं, जैसे इजराइल युद्ध को नियंत्रित कर रहा है। ट्रम्प तथाकथित एप्स्टीन क्लास का हिस्सा हैं। ये युद्ध आपके प्रशासन का मुख्य फोकस है, न कि नागरिक अधिकारों या अर्थव्यवस्था पर। और ये वीडियो बहुत रणनीतिक रूप से बनाए गए हैं ताकि दर्शकों की सतर्कता को कम किया जा सके, जिसमें वेस्टर्न आईपी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लेगो एनिमेशन और बहुत आकर्षक रैप गाने। ये वाकई में नए दर्शकों को आकर्षित कर सकता है जो इस्लामिक रिपब्लिक कभी भी फारसी, अरबी या क्षेत्र से जुड़ी किसी सामग्री के जरिए नहीं कर सकती थी। तो ये बहुत बहुत प्रभावी और खतरनाक प्रोपेगेंडा है और एआई जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करने में नवाचार है और वेस्टर्न आईपी का लाभ उठाने में भी नवाचार है। और वैसे इसके पीछे जो लोग हैं वे राज्य से नहीं हैं, यह मेरी अपनी व्यक्तिगत रिसर्च से है। मैं जान गया हूं ये लोग कौन हैं। मैंने इसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन ये पूर्व संगीतकार और मीडिया से जुड़े लोग हैं जो अब उनके अपने शब्दों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा अनुबंधित किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता कि वे शासन में हैं, पर उनकी सफलता ने शासन का ध्यान खींचा। तो अब ईरान में निजी प्रचारक यहाँ शासन के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए अनुबंधित किए जा सकते हैं। यहाँ उद्देश्यों को। दूसरा बिंदु जो मैं बताना चाहता हूं वो है इस्लामिक रिपब्लिक के दूतावास के एक्स पर अकाउंट्स का उपयोग। ये दूतावास अकाउंट्स मीम्स फैला रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। वे एक राजनयिक मिशन की आड़ में प्रचार फैला रहे हैं। सही है, दूतावासों को राजनयिक सुरक्षा मिलती है। हम सभी देशों में इसे समझते हैं। इससे आपको बहुत आज़ादी मिलती है। अब डिजिटल रूप से वे मीम्स फैला रहे हैं। आप इसे मीम आधारित युद्ध, मीम युद्ध कह सकते हैं। वे ऐसे लोगों के लिए काफी चालाक और मजेदार मीम्स फैला रहे हैं जिनका इसमें ज्यादा दांव नहीं लगा है। मजेदार मीम्स
राष्ट्रपति ट्रंप को शर्मिंदा करना और उन्हें टोकना, जैसे जब वो कहते हैं हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने अब एक मशहूर मीम बनाया है जिसमें बच्चों और बड़ों की स्टीयरिंग व्हील को साथ दिखाया गया है। मजाक ये है कि मैं नियंत्रण में हूँ और आपको ये मीम्स देखने होंगे ताकि आप उनका असर समझ सकें। तो एआई से लेकर मीम्स तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस समय दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत सूचना युद्ध लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वे पश्चिम में पहले से मौजूद सामाजिक दरारों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा के जरिए और आम दर्शक को बहुत चालाक, मजेदार चुटकुलों के रूप में दिखने वाली चीजों के जरिए भुना रहे हैं। ऐसा कंटेंट जो कोई भी अमेरिकी देख सकता है अगर उनकी सोच ट्रंप से न मिले। क्या ये सही है? क्या वे इन सामाजिक दरारों का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, और जैसा कि उन्हें करना चाहिए, मुझे मानना पड़ेगा। ये तो बस आसान चारा है, ये तो सबसे आसान निशाना है। आपको अमेरिकी राजनीति की सामाजिक व्यवस्था में दरार पैदा करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें पहचान लीजिए। शायद वे सिर्फ अमेरिकी खबरें देख रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी है, तो वे यह जानने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे कि वे दरारें कहाँ हैं और कौन सी दरारें सबसे रणनीतिक होंगी जिन पर वे दबाव डाल सकते हैं। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से ज्यादा, या सच कहूं तो कोई भी नई कहानी नहीं देखी है जो मुझे तुरंत याद आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि वे जो काम अच्छी तरह कर रहे हैं वो है मौजूदा कहानियों को आगे बढ़ाना, जैसे एप्स्टीन, ये एप्स्टीन विवाद और भी कई, जहां हम समझते हैं खासकर रिपब्लिकन पक्ष में जो अब सत्ता में है, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का गृह युद्ध, यूं कहें मैगा और अमेरिका फर्स्ट के बीच है। हालांकि यहाँ शब्दावली अलग अलग हो सकती है और उन समूहों के बीच और भी ज्यादा फूट डालना, इसे एप्स्टीन फाइल्स जारी करने से ध्यान भटकाने के रूप में दिखाकर और इसे अमेरिका फर्स्ट न होने के रूप में पेश करके, और ये असरदार है। मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, इस तरह का संदेश असरदार होता है। और हमने पोलिंग और सर्वे में देखा है कि ईरान में यह युद्ध ज्यादातर अमेरिकियों और बढ़ती हुई संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों द्वारा बिल्कुल भी समर्थित नहीं है। आप जानते हैं, मैं आपसे इससे जुड़ी एक बात पूछना चाहती हूँ। एक बहुत आम कहानी है जिसे हमने देखा है कि लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर, चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों या आप जानती हैं खुद ईरानी दूतावासों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए इस्लामी शासन के दूतावासों को, लेकिन वो अमेरिका के इजराइल के साथ संबंधों पर हमला है, आमतौर पर, जिस बारे में मैंने खुद इस शो में बात की है। क्या आप कहेंगी ये भी उन्हीं सामाजिक दरारों में से है जिन्हें इस्लामी गणराज्य ने बढ़ाने की कोशिश की? शायद सिर्फ वही नहीं। मेरा मतलब है, आपने तुर्की, रूस और ऐसे कई राज्य समर्थित तत्वों पर काफी शोध किया है जो सोशल मीडिया से पश्चिमी देशों में विभाजन को हवा देते हैं। क्या ये भी उनमें से एक है? हाँ, देखिए, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मुझे उन सभी लोगों से माफी चाहता हूँ जो शायद इन शब्दों को नहीं समझते। ये राजनीतिक विचारधारा का हॉर्स शू है। अत्यंत वामपंथी और अत्यंत दक्षिणपंथी दोनों ही अब लगातार ये कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल की कठपुतली है, जो कि स्पष्ट रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से हास्यास्पद है। लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर का मकसद यही नहीं है। ये वास्तव में सबूतों के बारे में नहीं है, ये लोगों को मनाने के बारे में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच इस बड़े विभाजन को वास्तव में पैदा करने के लिए उन्हें बस उस आग को भड़काते रहना है, उसमें और ईंधन डालते रहना है। अगर आप उसमें बस ईंधन डालेंगे तो आग बढ़ेगी। आग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या असली है और क्या नहीं। और मुझे लगता है कि ये असरदार हो रहा है। मेरा मतलब है, आप पिछली सरकार में बाइडन के साथ और आप जानते हैं हथियारों की डिलीवरी से भी कुछ हद तक देख सकते हैं, और अब ट्रंप के साथ आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहते हुए सुनते हैं कि वे चाहते हैं कि इजराइल अमेरिकी सैन्य सहायता से स्वतंत्र हो जाए। अगले दशक में सैन्य सहायता, यह अभूतपूर्व है। 7 अक्टूबर के बाद की अकल्पनीय घटनाएं हैं और आंशिक रूप से मुझे लगता है कि आप इसे
इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सूचना युद्ध को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि यह रिश्ता टिकाऊ नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मूल्यवान नहीं है, ये पैसे की बर्बादी है और इसी तरह की बातें। मुझे लगता है कि इससे इजराइल और अमेरिका दोनों में बदलाव आ रहा है और ये देखना बाकी है कि क्या वो बदलाव दोनों देशों के लिए अच्छा होगा या फिर वो सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। आप जानती हैं, यह दिलचस्प है क्योंकि इस चर्चा ने टीवी और सोशल मीडिया पर काफी समय लिया है। और कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नजरिए से देखें तो हम एक ऐसे विदेशी सहायता बजट की बात कर रहे हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल बजट का 1% से भी कम है। ये हर देश के लिए है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं। असल में ये 1.2% है। लेकिन ये वाकई अजीब है कि ये विषय इतनी चर्चा का हिस्सा बन जाता है। ये सोच कि सिर्फ यही रिश्ता इतना बोझिल है, या फिर किसी तरह आप जानते हैं, कुछ इजराइल विरोधी लोग इसे ऐसे पेश करेंगे जैसे ये परजीवी है, जबकि ये इतना मामूली है। फिर भी ये दोनों के फायदे के लिए काम करता है। और अब मैं थोड़ी बहक गई हूँ, तो मैंने खुद को ही भटका लिया है। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे सूचना युद्ध के मोर्चे पर वे कैसे काम करते हैं। मेरा मतलब है, वे इसे तकनीकी रूप से कैसे करते हैं। क्या वे बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या वे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं? आपने पहले इस पर थोड़ा सा बात की थी। हम जानते हैं कि वे इस्लामिक रिपब्लिक मीडिया और दूतावास के मुख्य अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। वे नैरेटिव्स को कैसे बढ़ा रहे हैं और बाहर आने के बाद क्या होता है? इस्लामिक रिपब्लिक डोनाल्ड ट्रंप पर मजेदार मीम पोस्ट कर सकती है, पर वे इन्हें सही दर्शकों तक कैसे पहुंचाएं? हाँ, तो निश्चित रूप से बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इन्हें देखते हैं। आप जानती हैं, मैंने अभी कुछ रिपोर्ट्स निजी तौर पर जारी की हैं और जल्द ही इन्हें सार्वजनिक भी करूंगा, जिनमें कुछ ऐसे नेटवर्क्स की पहचान की गई है जिन्हें अक्सर हायर किया जाता है। ये किराए के बॉट्स हो सकते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बाहर भी ऑपरेशंस हैं। मैं पूरी तरह निश्चित होकर नहीं कह सकता, मैं खुद को ईरानी बॉट्स का विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन जब बात बॉट नेटवर्क्स की आती है, या जिसे हम समन्वित फर्जी गतिविधि कहते हैं, जो कि बॉट्स के इस्तेमाल को दर्शाता है, ये फर्जी पहचान वाले खातों का इस्तेमाल है। फर्क ये है कि बॉट्स ऑटोमेटेड होते हैं, जबकि इन फर्जी पहचानों के पीछे असली लोग होते हैं जो फर्जी नामों से काम करते हैं, और इनके बीच में सेमी ऑटोमेशन भी आता है। आमतौर पर एक राष्ट्र राज्य फर्जी पहचान वाले खाते का इस्तेमाल करता है, और भी जो ज्यादा परिष्कृत ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सेना, खुफिया एजेंसियां, वे इन चीजों को चला रही हैं। और बॉट फार्म्स भी, अगर यूं कहें। फोन से भरी दीवारों वाले ये बड़े सर्वर सेटअप आमतौर पर तीसरी दुनिया के देशों में लगाए जाते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन आमतौर पर इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया या कभी-कभी तुर्की समेत अन्य देशों में आउटसोर्स किया जाता है। तो वे इस तरह से छुपा सकते हैं कि इन्हें कौन अंजाम दे रहा है। ये सस्ते में किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बॉट्स या समन्वित अप्रामाणिक गतिविधि के दो उद्देश्य होते हैं। बस इसे एक साथ जोड़ लें, चाहे किसी अकाउंट के पीछे इंसान हो या फिर जो 56321 जैसा कोई अकाउंट हो। आखिरकार इसका उद्देश्य दो बातें हैं। पहले से मौजूद संदेशों को और ज्यादा फैलाना ताकि वे आगे बढ़ सकें, चाहे वो टकर कार्लसन की पोस्ट पर हो या कैंडिस ओवेंस की या किसी और की, और उसमें एंगेजमेंट बढ़ाना, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करना, ताकि वो संदेश और आगे तक पहुंच सके। यह समन्वित अप्रामाणिक गतिविधि का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है नैरेटिव बोना। कई बार बस इतना ही काफी होता है। फिर से ये ज्यादातर नकली खातों के साथ होता है, क्योंकि वे इसे ज्यादा परिष्कृत तरीके से कर सकते हैं। वे अकाउंट ज्यादा असली लगते हैं और वे वहां जाकर एक नैरेटिव बोते हैं। और आखिरकार सबसे प्रभावशाली चीज यही है कि आप जरूरी नहीं कि किसी कहानी या नजरिए को जबरदस्ती दर्शकों पर थोपें। बस शक या संदेह का बीज बोना ही काफी है। ये जबरदस्ती कोई संदेश थोपने या अनिवार्य संदेश देने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, और यही असल में पश्चिम के पूरे मनोबल गिराने की प्रक्रिया में होता है। फिर से
ये लोगों को मनाने के बारे में नहीं है। ये उन्हें अपनी ही प्रशासन और यहाँ तक कि अपनी ही मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। ये दिलचस्प है कि आपने टकर कार्लसन का जिक्र किया, क्योंकि अब कई घटनाएं हो चुकी हैं। वे इस्लामिक रिपब्लिक की राज्य मीडिया बना रहे हैं। आपने शुरुआत में उल्लेख किया था कि आईआरआई भी टकर कार्लसन के दावों, उनकी साजिशों का प्रसारण कर रहा है। उदाहरण के लिए, उन्होंने मेरी और एना कास्पेरियन की बहस का भी प्रसारण किया है। उन्होंने कई कुख्यात, आप जानते हैं, तथाकथित स्वयं घोषित अमेरिका फर्स्ट कार्यकर्ताओं की सामग्री का भी प्रसारण किया है। मेरा मतलब है, क्या ये उसी का हिस्सा है? क्या ये वही उदाहरण है जिसका आप जिक्र कर रही थीं कि वे दूसरे लोग जो कर रहे हैं उससे चिपक जाते हैं? शायद उन्हें सीधे फंड न मिल रहा हो, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक इन कथाओं या साजिशी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये वाजिब बात है। हमारे लिए जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और थिंक टैंक जैसी जगहों पर काम करते हैं, ये बहुत मुश्किल है। हमारे लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है, अगर संभव भी हो, कि इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं या इस्लामिक रिपब्लिक, रूस, चाइन, कतर, तुर्की से किसी तरह का स्पष्ट प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए शायद आपको कानून लागू करने वाली एजेंसियां और समन जैसी चीजें चाहिए होंगी। लेकिन जो हमें पता है कि उन्हें मिलता है, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, मुझे लगता है कि उन्हें होता है। लेकिन फिर भी उन्हें बढ़ावा मिलता है, और हो सकता है कि उन्हें यह भी ना पता हो कि कुछ वीडियो वायरल क्यों हो जाते हैं या उन पर कितनी एंगेजमेंट मिल रही है। शायद वे खुद को यह कहकर उत्साहित कर रही हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं और सभी मेरी सामग्री का आनंद लेकर मेरा समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें पता भी ना हो। कम से कम अगर मैं यहाँ बहुत उदारता दिखा रहा हूँ, तो उन्हें शायद यह भी ना पता हो, कम से कम इस हद तक, कि इसमें से कितना कुछ उन लोगों द्वारा बढ़ाया जा रहा है जो चाहते हैं कि उनका संदेश और आगे जाए। और यही समस्या है। यहाँ पर आप जानते हैं, नियम, पारदर्शिता, तकनीक, ये सभी तत्व शामिल हैं। हमारे पास मेरे और आपके जैसे लोगों और इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि हम वास्तव में कोशिश कर सकें। पता लगाएं कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, क्या ये अवैध है और इसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे हम इतिहास के एक बहुत बुरे दौर में हैं जहां हमने इसकी इजाजत दी है। फिर भी आप एक ही समय में अपने दिमाग में दो विचार रख सकते हैं। मैं बोलने की आजादी का समर्थक हूं, लेकिन मानता हूं कि हमने सोशल मीडिया और अब एआई को भी अनियंत्रित छोड़ दिया है। ये चीजें लगभग पूरी तरह से बेलगाम हैं और इसके कई नतीजे हैं। लेकिन सूचना युद्ध के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हम पश्चिमी देशों में विभाजन की बेहद तेज बढ़ोतरी देख रहे हैं, और ये सब पहली ट्रंप चुनाव से पहले शुरू हुआ था, और अब तो ये और भी बुरा होता जा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं, आपने वाकई में एक दिलचस्प बात उठाई है। कुछ ऐसा जो हमने कुछ हफ्ते पहले इस शो में उजागर किया था, उन इन्फ्लुएंसर्स या तथाकथित पत्रकारों के बारे में जिन्हें ईरान लाया गया था। असल में ईरान के अंदर, जिसमें कम से कम एक अमेरिकी नागरिक और एक यूके नागरिक भी शामिल थे। नागरिक, बुश या शेख? और हाँ, मैंने खुद भी इस बारे में जांच की थी और पता लगाया था कि कम से कम आंशिक रूप से इसका वित्त पोषण खुद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने किया था। हम जानते हैं कि कुछ मामलों में वे सीधे उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है इन्हें सीधे पैसे मिल रहे हैं, या इस इन्फ्लुएंसर ट्रिप में इस्लामिक रिपब्लिक किसी और तरीके से भुगतान कर रही है? ये चर्चा रोचक है, क्योंकि ये यूके और यूएस दोनों में प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकती है, और बहुत संभव है कि करती भी हो। तो ऐसा लगता है कि वास्तव में चिंता की कमी है। पश्चिम में जो कानून मौजूद हैं, उनकी लागू करने में भी कमी है। इसी से मेरा सवाल उठता है कि पश्चिम इस बारे में क्या कर रहा है? सोशल मीडिया कंपनियां निजी क्षेत्र में क्या कर रही हैं? जब हम इस तरह के संघर्षों को देख रहे हैं, तो क्या ये सैन्य रणनीति का भी हिस्सा है? हाँ, ये अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं हूँ। मैं बिल्कुल हैरान हूँ, जैसे बाकी सभी लोग हैं। हम कैसे अमेरिकियों को ना केवल इन विरोधी देशों में जाने दे रहे हैं, चाहे वो पैसे देकर जाएं या मुफ्त यात्रा पर, या तथाकथित पत्रकारिता के लिए,
और फिर अमेरिका लौटकर अचानक इन विरोधियों के प्रवक्ता बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी इसके उलट दूसरे देशों के ऐसे ही लोग अमेरिका आते हैं और उसी तरह की नफरत जाहिर करते हैं। और हाँ, जितना मैं देख सकता हूं, आप कोड पिंक की मीडिया बेंजामिन की बात कर सकते हैं, आप कला वॉल्श की बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है सूची लंबी है। हसन पिकर को क्यूबा यात्रा के लिए समन मिला है और आप जानते हैं, चाहे वो ओफैक हो, संभावित ओफैक उल्लंघन हो, प्रतिबंधों का उल्लंघन हो, या फिर आप जानते हैं संभावित प्रकार की देशद्रोही गतिविधि हो। देखिए, मुझे नहीं लगता, शायद इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं जो बता सके कि यूं कहें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे। खैर, ऐसा लगता है कि वे लगभग फिर से तय की जा रही हैं। आप जानती हैं, हम लगभग एक नए क्षेत्र में हैं, जैसा आपने कहा, जैसे हमें सच में पता नहीं है। एक तरफ संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो एक परिपूर्ण चीज है। आप जानती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम बचाना चाहते हैं। और साथ ही वही सिद्धांत एक तरह से उल्टा हो रहा है। इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल खुद पश्चिम के खिलाफ किया जा रहा है। तो वो सीमा कहाँ है? मेरा मतलब है, ये कुछ हद तक सोशल मीडिया जैसा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से परिभाषित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यही है, ये उसी का दौर है। अब लोकतंत्र अपनी कमजोरियों को उजागर कर रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादातर समझदार लोग मानेंगे कि लोकतंत्र सबसे अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गंभीर खामियां भी हैं। पूंजीवाद के लिए भी यही बात लागू होती है। हमें उसमें गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पूंजीवाद सभी को सबसे अच्छा मौका देता है, लेकिन इसमें भी निश्चित रूप से शोषण होता है। लोकतंत्र के संदर्भ में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधियों को असममित बढ़त देती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बड़े चार देश, ईरान का इस्लामी गणराज्य, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। वे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हमारे सूचना माहौल को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने में सक्षम हैं। और हम बहुत 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 हमारे लिए उनके सूचना माहौल में घुसना और उन्हें प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ईरान में इंटरनेट बंद है और इसलिए हम ईरानी लोगों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी मेम आधारित युद्ध और एआई जनरेटेड लेगो वीडियो का इस्तेमाल करके पश्चिमी दर्शकों तक पहुंच सकता है। वैसे इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उन्होंने इन अभियानों में से कुछ का हिसाब लगाया है। इनके पास 1 बिलियन यानी 1 अरब से भी ज्यादा व्यूज हैं। ये लोकतंत्र से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम रियल टाइम में समझ रहे हैं। हमारी सूचना का माहौल शोषण के लिए तैयार है और सोशल मीडिया की प्रकृति के कारण जिस रफ्तार से नैरेटिव्स फैलती हैं, बदलाव लाने की क्षमता अविश्वसनीय है। मैं आपको यही बात कहकर छोड़ूंगा और मुझे लगता है कि हर किसी को ये कहना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा अनुमान है। सोशल मीडिया एक बड़े पैमाने पर विघटन का हथियार है जो बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार में बदलने के कगार पर है। ठीक है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आम इंसान या दर्शकों के लिए कोई संकेत है? लोग कैसे पहचाने कि जो उन्हें मिल रहा है, जो वे पढ़ रहे हैं, वह हेर-फेर किया गया नैरेटिव है या नहीं? क्या अब इसे जानने का कोई तरीका नहीं है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तरीके हैं, पर यह बहुत मुश्किल है। लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि शायद वे मुझे विशेषज्ञ मानते हैं। मैं लोगों को चेतावनी संकेत और निशानियां पहचानना सिखा सकता हूं। अभी कुछ उदाहरण भी दूंगा। सच कहूं तो किसके पास इतना समय है सारी जांच पड़ताल करने का जो हम करते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता। जैसे दुर्भाग्य से सोशल मीडिया और जानकारी की प्रकृति ही ऐसी है कि हर पोस्ट पर रुककर और 10-10 चेतावनी संकेत ढूंढना बस अव्यवहारिक है। और डरावनी बात यही है कि अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो तो सच को आसानी से साबित किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस तकनीकी और सूचना के माहौल में हम रहते हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। तो मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताऊंगा।
कभी कभी ये सोशल मीडिया पर एक के बाद एक नंबर वाले यूजर नेम होते थे, जैसे जॉन 56321 वगैरह। ये हाल में बने अकाउंट की तारीखें हो सकती हैं। खुशकिस्मती से इंस्टाग्राम और एक्स पर अब आप किसी यूजर के अकाउंट पर जा सकते हैं और वहां ट्रांसपेरेंसी फीचर जोड़ा गया है, जिससे पता चलता है कि अकाउंट कब बनाया गया था। बस आप जानते हैं, मैं आपको जो भी जानकारी देने जा रहा हूं वो पूरी बात को थोड़ा और वजन देती है। इनमें से कोई एक चीज अपने आप में सबूत नहीं है। तो अगर किसी अकाउंट का यूजर नेम संदिग्ध या स्पैमी लगता है, वो पिछले 6 महीनों में बनाया गया है और उसमें प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, वो दिन में सैकड़ों बार पोस्ट कर रहा है, इस तरह की चीजों को एक साथ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, ये असली नहीं लगता, ये बनावटी व्यवहार है। और जो ज्यादा परिष्कृत अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जिन्हें हम सॉक पपेट्स कहते हैं या जिनके पीछे असली इंसान होता है, उनमें ये संकेत कम होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और वैसे कभी कभी मैं भी फर्क नहीं कर पाता हूँ। मैं जीनियस नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी से डेटा में वो पैटर्न ढूंढता हूँ जो मैं वरना कभी नहीं देख पाता। तो हम एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा, एक खतरनाक समय में हैं, क्योंकि लोगों के पास नोटिस करने और अंदाजा लगाने के तरीके हैं। मुझे नहीं पता, ये अजीब लगता है, टाइमिंग और अकाउंट की प्रकृति। कभी कभी मुझे थोड़ा पीछे हटकर व्यापक नजरिए से देखने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, ताकि असली तस्वीर दिखे। तुम्हें पता है, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इससे ये जरूरी नहीं साबित होता कि कुछ फेक है या कोई अकाउंट फेक है, लेकिन इसमें जरूर कुछ ऐसे संकेत हैं जो किसी को और ज्यादा शक करने पर मजबूर कर सकते हैं। मैं सभी को सलाह देती हूँ कि नफरत भरे कमेंट्स को संदेह की नजर से देखें। एक और चीज जो मैंने नोटिस की, एक और पैटर्न ये है कि कुछ अकाउंट्स हैं, खासकर हाल ही में, जो यहूदी विरोध के मुद्दे पर बस सबसे घिनौने नस्लवादी नाजी जैसी जहर उगलते रहते हैं। और जब आप उनके अकाउंट पर जाते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ सालों से मौजूद हों, लेकिन उनके सारे पोस्ट, मैं सभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो असल में कोई कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके सारे जवाब यहूदियों को और नाजी जैसी बातें होते हैं। तो ऐसे किसी भी अकाउंट्स को, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत मिलते हैं, आपको इन्हें संदेह की नजर से देखना चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई असली इंसान ही क्यों ना हो। मुमकिन है, उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि वो IRGC की साइबर यूनिट हो। उनके पास ऐसे असली लोगों की पूरी टीम है जो ये सब करती है। वे खासकर प्रमुख आवाजों या एक्टिविस्ट्स को टारगेट करते हैं। लेकिन आप जानती हैं, अब हम आधे घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ ट्रैविस, आपकी अहम सूझबूझ के लिए। मैं सभी से कहूंगी कि ट्रैविस को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है talk2the2trav, जिसे हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हम आपको फिर से बुलाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है। लेकिन आपने ईरान की सूचना युद्ध पर अहम जानकारी दी, जिसका हम सभी अभी वैश्विक स्तर पर सामना कर रहे हैं। चाहे आप कहीं भी हों, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इस युद्ध का हिस्सा हैं। और जानते हैं क्या, भले ही आप ईरान के लोगों की तरह नहीं हैं जो इंटरनेट से कटे हुए हैं, दुर्भाग्यवश आप फिर भी इस युद्ध का हिस्सा हैं। तो ट्रैविस, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमिली।